नमस्कार दोस्तों, विद्यादीप में आपका स्वागत है। आज हम वीकली करंट अफेयर के सेशन में 19 जनवरी से 25 जनवरी तक की करंट अफेयर की प्रमुख घटनाओं को संक्षेप में समझेंगे। सबसे पहले हम प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं को समझेंगे। तो चलिए इस हफ्ते की अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर एक गहरी नजर डालते हैं। और हमारी पहली खबर एक बहुत ही दिलचस्प नाम से जुड़ी है, पैक्स सिलिका। अमेरिका ने भारत को इस संगठन में शामिल होने का न्योता दिया है। तो मेरा पहला सवाल यही है कि ये पैक्स सिलिका ये असल में है क्या? देखिए, ये नाम बहुत सोच समझ के रखा गया है। इसका सीधा संबंध है सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला से। सेमीकंडक्टर मतलब जो चिप्स होती हैं। बिल्कुल। ये जो घोषणा है वो नई दिल्ली में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने की थी। और इसका मकसद सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एआई, और जो भी टेक्नोलॉजी सप्लाई चेन है उसको सुरक्षित करना। हाँ, उसकी सुरक्षा पक्की करना। अच्छा, तो ये तो टेक्नोलॉजी और जियोपॉलिटिक्स का एक बड़ा गठजोड़ लग रहा है। चलिए अब जरा अंतरिक्ष की ओर चलते हैं। नासा का जो आर्टेमिस 2 मिशन है, जो चांद पर जाने की तैयारी में है, उसमें अंतरिक्ष यात्री किस क्रू कैप्सूल में बैठकर जाएंगे? वो एक बहुत ही एडवांस कैप्सूल है जिसका नाम है ओरियन कैप्सूल। ओरियन। जी, ये मिशन नासा के स्पेस लॉन्च सिस्टम रॉकेट से लॉन्च होगा और अंतरिक्ष यात्री करीब 10 दिनों की चांद की यात्रा पर जाएंगे। और इसका मकसद सिर्फ वहां जाना ही है या कुछ और भी है? नहीं, इसका मकसद बहुत बड़ा है। एक तरह से चांद पर इंसानों की स्थायी मौजूदगी की नींव रखना और आगे चलकर मंगल मिशन की तैयारी करना। ये तो भविष्य की बात हो गई। अब थोड़ा वर्तमान की राजनीति पर आते हैं। यमन के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है जनवरी 2026 में? इसका सही जवाब है शाया मोहसिन जिंदानी। अच्छा, शाया मोहसिन जिंदानी। जी, यमन की जो प्रेसिडेंशियल लीडरशिप काउंसिल है उसने विदेश मंत्री शाया मोहसिन जिंदानी को नया प्रधानमंत्री बनाया है। और इन्होंने किसकी जगह ली है? उन्होंने सलीम बिन ब्रेक की जगह ली है। ठीक है, अब वापस अंतरिक्ष में चलते हैं और इस बार अतीत के एक मिशन की बात करते हैं जो भविष्य बना रहा है। वो कौन सा अंतरिक्ष यान है जो पृथ्वी से एक प्रकाश दिवस की दूरी तक पहुंचने वाली पहली इंसानी चीज बनने जा रहा है? वो है वॉयेजर 1। वॉयेजर 1, ये तो बहुत पुराना मिशन है। जी, बहुत पुराना। और ये एक रिकॉर्ड बनाने वाला है। नवंबर 2026 तक ये पृथ्वी से एक प्रकाश दिवस की दूरी पर होगा। मतलब लगभग 26 अरब किलोमीटर। 26 अरब किलोमीटर, ये तो कल्पना से भी परे हैं। बिल्कुल। इसे 5 सितंबर 1977 को लॉन्च किया गया था और इसी ने बृहस्पति, शनि और शनि के जे रिंग की खोज की थी। कमाल है। अच्छा, अब दुनिया के खतरों की बात करते हैं। किस संगठन ने जनवरी 2026 में वैश्विक जोखिम रिपोर्ट का 21वां संस्करण जारी किया है? ये रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF जारी करता है। और इस रिपोर्ट के हिसाब से इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा खतरा क्या है? रिपोर्ट के मुताबिक सबसे बड़ा वैश्विक जोखिम भू आर्थिक टकराव है। भू आर्थिक टकराव मतलब देशों का व्यापार और अर्थव्यवस्था को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करना। अच्छा, और इसमें भारत के लिए क्या खतरे बताए गए हैं? भारत के लिए मुख्य जोखिम है साइबर असुरक्षा, असमानता और कमजोर सार्वजनिक सेवाएं। ये तो चिंता की बात है। खैर, अब ऊर्जा के क्षेत्र की ओर बढ़ते हैं। जी, जनवरी 2026 में अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी यानी आईरेना की 16वीं बैठक कहाँ हुई? इसका आयोजन अबू धाबी UAE में किया गया। अबू धाबी में। जी, और इस बैठक का मुख्य उद्देश्य था आईरेना की जो मध्यम अवधि की रणनीति है 2023 से 27 तक की, उसको अपनाना। ठीक है, अब एक सवाल उन लोगों के लिए जो हवाई यात्रा करते हैं। airlineratings.com ने साल 2026 के लिए किस एयरलाइन को दुनिया की सबसे सुरक्षित एयरलाइन बताया है? इस बार ये खिताब मिला है एतिहाद एयरवेज को। इतिहाद एयरवेज, ये तो अबू धाबी की है। हाँ, बिल्कुल। और ये एक रिकॉर्ड भी है। ये पहली बार है जब किसी खाड़ी देश मतलब गल्फ कंट्री की एयरलाइन ने सुरक्षा रैंकिंग में टॉप किया है। ये तो अच्छी खबर है। लेकिन अंतरिक्ष से एक थोड़ी चिंताजनक खबर भी आई है। नासा ने पहली बार किस मिशन के अंतरिक्ष यात्रियों को एक मेडिकल समस्या की वजह से समय से पहले वापस बुला लिया है। ये मिशन था क्रू 11। क्रू 11, ये स्पेसएक्स का मिशन था? जी, स्पेसएक्स का। हुआ ये कि एक अंतरिक्ष यात्री की स्वास्थ्य समस्या काफी गंभीर हो गई थी, इसलिए इमरजेंसी में पूरे क्रू को वापस बुलाना पड़ा। और ऐसा पहली बार हुआ है? हाँ, नासा के इतिहास में ये पहली घटना है जब मेडिकल कारणों से पूरे क्रू को स्टेशन से वापस बुलाया गया हो। चलिए, उम्मीद है कि वो अब ठीक होंगे।
अब बात करते हैं एक बड़े वैश्विक सम्मेलन की। विश्व आर्थिक मंच का 56वां वार्षिक सम्मेलन 2026 कहाँ हुआ? ये हर साल की तरह दावोस स्विट्जरलैंड में ही आयोजित हुआ। दावोस में। जी, ये 19 से 23 जनवरी 2026 को हुआ था और इसकी थीम भी काफी दिलचस्प थी, अ स्पिरिट ऑफ डायलॉग, यानी संवाद की भावना। और भारत से कौन-कौन गया था इसमें? भारतीय प्रतिनिधिमंडल में अश्विनी वैष्णव, प्रहलाद जोशी और के राममोहन नायडू जैसे मंत्री शामिल थे। संवाद की बात हुई है, तो अब सैन्य अभ्यासों की बात करते हैं। जनवरी 2026 में भारत, श्रीलंका और मालदीव के बीच 17वां त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती, ये कहाँ पर हुआ है? ये माले यानी मालदीव में आयोजित हुआ। माले में? जी, और ये इस अभ्यास का 17वां संस्करण था। इसमें भारत, श्रीलंका और मालदीव ये 3 देश शामिल थे। ठीक है। अब एक बहुत बड़े व्यापारिक समझौते के बाद यूरोपीय संघ ने दुनिया का सबसे बड़ा व्यापारिक ब्लॉक बनाने के लिए किस समूह के साथ समझौता किया है? यूरोपीय संघ ने समझौता किया है मर्कोसूर के साथ। मर्कोसूर, इसमें कौन-कौन से देश हैं? इसमें मुख्य रूप से दक्षिण अमेरिकी देश हैं, अर्जेंटीना, ब्राजील, पराग्वे और उरुग्वे। और ये समझौता किस बारे में है? ये एक ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौता है जिसका मकसद है टैरिफ को खत्म करना। चलिए, अब कुछ रैंकिंग्स की बात करते हैं। एक नया इंडेक्स आया है, रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स 2026। इसमें भारत को 154 देशों में कौन सा स्थान मिला है? इसमें भारत को 16वां स्थान मिला है। 16वां? जी, ये तो काफी अच्छा है। हाँ, बहुत अच्छा है। ये भारत का पहला ऐसा सूचकांक है जो देशों के जिम्मेदार आचरण का मूल्यांकन करता है। और इसमें टॉप पर कौन है? टॉप 3 देश हैं सिंगापुर, स्विट्जरलैंड और डेनमार्क। वैसे पासपोर्ट इंडेक्स में भी हमारी रैंकिंग अच्छी हुई है। जी, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत का स्थान 80वां है। बढ़िया। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण भू राजनीतिक खबर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस क्षेत्र के लिए बने शांति बोर्ड का हिस्सा बनने के लिए न्योता दिया है? सही उत्तर है गाजा के लिए। गाजा के लिए? जी, इस शांति बोर्ड का मकसद है इजराइल हमास संघर्ष के बाद गाजा में स्थायी शांति, प्रशासन और पुनर्निर्माण का काम देखना। और इसमें भारत के अलावा और कौन-कौन से देश हैं? भारत के अलावा अर्जेंटीना, कनाडा, मिस्र और तुर्की को भी आमंत्रित किया गया है। ये भारत के लिए एक बड़ी भूमिका है। हाँ, अब शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी एक खबर। जनवरी 2026 में ब्रिक्स नेटवर्क यूनिवर्सिटी में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय राज्य कृषि विश्वविद्यालय कौन सा बना है? ये है पंजाब कृषि विश्वविद्यालय। पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, जो लुधियाना में है। बिल्कुल, ये सतत कृषि और खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में इस नेटवर्क का हिस्सा बना है। और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन भी होने वाला है। जी, भारत 2026 में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहा है। ठीक है। अब वापस टेक्नोलॉजी की दुनिया में। किस कंपनी ने 55 भाषाओं में अनुवाद करने वाला एआई मॉडल ट्रांसलेट जमा लॉन्च किया है? ये मॉडल गूगल ने लॉन्च किया है। गूगल ने? जी, मॉडल का नाम है ट्रांसलेट जमा और ये जमा 3 मॉडल पर आधारित है और 55 से ज्यादा भाषाओं में बहुत अच्छी क्वालिटी का अनुवाद कर सकता है। चलिए, अब अर्थव्यवस्था पर वापस आते हैं। एशिया विनिर्माण सूचकांक 2026 में भारत किस स्थान पर रहा? इसमें भारत 6ठे स्थान पर रहा। 6ठा स्थान? मतलब हमसे आगे भी देश है? हाँ, 11 एशियाई देशों की इस लिस्ट में हम 6ठे पर हैं। टॉप 3 में चीन, मलेशिया और वियतनाम है। लेकिन एक और अच्छी खबर भी है अर्थव्यवस्था से जुड़ी। जी, नॉमिनल जीडीपी के मामले में भारत अब जापान को पछाड़कर दुनिया में चौथा शीर्ष देश बन गया है। ये वाकई बहुत बड़ी उपलब्धि है। अब एक ऐसी हस्ती की बात करते हैं जिन्होंने भारत का नाम अंतरिक्ष में रोशन किया। जनवरी 2026 में नासा से रिटायर होने वाली भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स ने अंतरिक्ष में कुल कितने दिन बिताए? उन्होंने कुल 608 दिन अंतरिक्ष में बिताए हैं। 608 दिन। जी, वो कल्पना चावला के बाद भारतीय मूल की दूसरी महिला अंतरिक्ष यात्री थी। उन्होंने 1998 में नासा ज्वाइन किया था, 27 साल काम किया और 3 अंतरिक्ष मिशन पूरे किए। सच में एक प्रेरणादायक करियर। अब फिर से सैन्य अभ्यासों पर लौटते हैं। जनवरी 2026 में ग्रीनलैंड के पास किस देश के नेतृत्व में ऑपरेशन आर्कटिक एंड्योरेंस सैन्य अभ्यास हुआ? ये डेनमार्क के नेतृत्व में आयोजित किया गया। आर्कटिक में? ये तो बहुत संवेदनशील इलाका है। बिल्कुल, ये अभ्यास ग्रीनलैंड में हुआ। इसमें डेनमार्क के अलावा फ्रांस, जर्मनी, नॉर्वे, यूके जैसे कई बड़े देश शामिल थे।
इसका मकसद आर्कटिक क्षेत्र में सैन्य सहयोग बढ़ाना और डेनमार्क की संप्रभुता का समर्थन करना था। और अब आखिरी सवाल, जो हम पहले भी छू चुके हैं। जनवरी 2026 में दावोस में जो विश्व आर्थिक मंच की 56वीं वार्षिक बैठक हुई, उसकी थीम क्या रखी गई थी? इसकी थीम थी अ स्पिरिट ऑफ डायलॉग, यानी संवाद की भावना। संवाद की भावना। जी, इसका उद्देश्य था कि भू राजनीतिक तनाव, एआई और जलवायु संकट के बीच सहयोग को बढ़ाया जाए। तो ये थी 19 जनवरी से 25 जनवरी तक की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं। अब हम प्रमुख राष्ट्रीय घटनाओं को समझेंगे। पहला सवाल स्वास्थ्य क्षेत्र से है। एक नई योजना आई है, परिपूर्ण मेडिक्लेम आयुष बीमा योजना। यह केंद्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना मतलब सीजीएचएस के लाभार्थियों के लिए है। जी। तो सवाल यह है कि इसे किस मंत्रालय ने शुरू किया है? इसे वित्त मंत्रालय ने शुरू किया है। वित्त मंत्रालय ने। अच्छा, तो इस योजना से जुड़े कुछ और मुख्य बिंदु क्या हैं? हाँ, देखिए, ये योजना सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए एक वैकल्पिक स्वास्थ्य बीमा है। इसमें 5 लाख या 10 लाख की बीमा राशि चुनने का विकल्प है, और जो कंपनी इसे दे रही है वो है न्यू इंडिया इंश्योरेंस। मंत्रालय की एक ताज़ा रिपोर्ट आई है। उसके हिसाब से भारत दुनिया में मछली उत्पादन में किस नंबर पर है? इस रिपोर्ट के अनुसार भारत दूसरे स्थान पर है। दूसरे स्थान पर? ये तो काफी बड़ी बात है। जी, वैश्विक मछली उत्पादन में हमारा योगदान लगभग 8% है। अच्छा। और जलीय कृषि में भी हम दूसरे स्थान पर हैं। झींगा निर्यात में तो हम सबसे आगे हैं। और पहले स्थान पर कौन है? पहले स्थान पर चीन है। चलिए अब परिवहन की बात करते हैं। वंदे भारत ट्रेनें तो काफी चर्चा में हैं, लेकिन अब देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का भी अनावरण हो गया है। ये किन 2 जगहों के बीच चलेगी? यह ट्रेन हावड़ा और गुवाहाटी के बीच शुरू की गई है। हावड़ा और गुवाहाटी, तो मतलब पूर्वी भारत के लिए ये एक बड़ी राहत होगी। जी बिल्कुल। प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल के मालदा टाउन रेलवे स्टेशन से इसे हरी झंडी दिखाई है। और इसकी खासियत क्या है? समय को लेकर कुछ, यात्रा में 2.5 से 3 घंटे की बचत होगी। ये तो काफी अच्छी बचत है। जी। वैसे ट्रेनों से जुड़ी एक और खबर थी, हाइड्रोजन पावर ट्रेन के बारे में। हाँ, भारत की पहली हाइड्रोजन पावर ट्रेन हरियाणा में चलेगी, जींद सोनीपत रूट पर। बहुत बढ़िया। अब एक सम्मेलन की बात करते हैं, भारत विद्युत शिखर सम्मेलन 2026। इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसका आयोजन नई दिल्ली में होगा। नई दिल्ली में कहाँ पर? यशोभूमि, जो इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर है, वहां पर 19 से 22 मार्च 2026 तक। और इस सम्मेलन की कोई थीम भी रखी गई होगी? जी, इसकी थीम है विकास को गति देना, सतत विकास को सशक्त बनाना और वैश्विक स्तर पर जोड़ना। और नई दिल्ली से जुड़ी एक और हेल्थ स्कीम की भी खबर है ना? हाँ, नई दिल्ली अब आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में शामिल हो गया है। अच्छा। ये ऐसा करने वाला 35वां राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है। अब बस पश्चिम बंगाल ही इस योजना में शामिल नहीं है। चलिए अब फिर से मछली पालन पर लौटते हैं। एक ओपन सी समुद्री मछली पालन परियोजना शुरू की गई है। ये कहाँ से शुरू की गई? इसका शुभारंभ अंडमान सागर से किया गया है। अंडमान सागर से। तो इसका उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देना है और मछुआरों के लिए आजीविका के अवसर पैदा करना है। इसे नॉर्थ बे श्री विजयपुरम में शुरू किया गया है। सही है। अब विज्ञान और प्रौद्योगिकी से जुड़ा एक सवाल। BSL-4 लैब, हाल ही में भारत की पहली राज्य वित्त पोषित बायोसेफ्टी लेवल 4 यानी BSL-4 प्रयोगशाला की आधारशिला रखी गई है। कहाँ पर? इसकी आधारशिला गांधीनगर, गुजरात में रखी गई है। BSL-4 लैब मतलब जहां सबसे खतरनाक वायरस पर रिसर्च होती है ना? बिल्कुल, ये उच्चतम स्तर की जैविक सुरक्षा वाली लैब होती है। और ये पहली राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित लैब है। जी, और अगर देश के स्तर पर देखें तो पुणे के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के बाद ये भारत की दूसरी नागरिक BSL-4 लैब होगी। चलिए अब थोड़ा राजनीति की तरफ चलते हैं। भारतीय जनता पार्टी के सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बने हैं? ये है नितिन नवीन। नितिन नवीन। इनकी उम्र कितनी है? 45 इयर्स। और ये भाजपा के इतिहास में इस पद को संभालने वाले सबसे युवा अध्यक्ष है। अच्छा, अब एक सरकारी योजना की बात। अटल पेंशन योजना को लेकर क्या अपडेट है? केंद्रीय कैबिनेट ने अटल पेंशन योजना को वर्ष 2030-31 तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है। तो ये योजना आगे भी चलती रहेगी? ये शुरू कब हुई थी? ये योजना 9 मई 2015 को शुरू हुई थी। और इसके फायदे क्या हैं?
देखिए, इसमें 18 से 40 साल के लोग शामिल हो सकते हैं और 60 साल की उम्र के बाद उन्हें 1000 से 5000 रुपए तक की न्यूनतम गारंटीकृत पेंशन मिलती है। अब एक त्योहार की बात करते हैं। एशिया का सबसे बड़ा द्विवार्षिक आदिवासी त्योहार सम्मक्का सरलम्मा जतरा, ये किस राज्य में मनाया जा रहा है? ये त्योहार तेलंगाना में मनाया जा रहा है। तेलंगाना में। और ये कुंभ मेले के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा जनसमूह माना जाता है ना? जी हाँ, बिल्कुल। और ये एशिया का सबसे बड़ा आदिवासी समागम भी है। अच्छा। इसे तेलंगाना की कोया जनजाति मनाती है। ये एक माँ बेटी सम्मक्का और सरलम्मा के संघर्ष की याद में मनाया जाता है। और तेलंगाना का एक और मशहूर त्योहार है फूलों का त्योहार। हाँ, बथुकम्मा। वो भी तेलंगाना का एक बहुत प्रमुख त्योहार है। चलिए अब एक किताब पर आते हैं। अमृत का प्याला, राम जन्मभूमि चुनौती और प्रतिक्रिया। इस पुस्तक का विमोचन हुआ है। इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं सुरेंद्र कुमार पचौरी। और इसका विमोचन किसने किया? इसका विमोचन उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने किया है। अच्छा। सुरेंद्र कुमार पचौरी भारत सरकार के पूर्व सचिव रह चुके हैं और ये किताब राम जन्मभूमि आंदोलन पर है। अब कुछ प्रमुख नियुक्तियों पर ध्यान देते हैं। भारत तिब्बत सीमा पुलिस मतलब आईटीबीपी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? नए महानिदेशक हैं शत्रुजीत सिंह कपूर। शत्रुजीत सिंह कपूर। और ये कब तक इस पद पर रहेंगे? वे 31 अक्टूबर 2026 तक इस पद पर रहेंगे। उन्होंने किसकी जगह ली है? उन्होंने श्री प्रवीण कुमार का स्थान लिया है। आईटीबीपी के बारे में भी कुछ बताएं। इसका आदर्श वाक्य क्या है? आईटीबीपी की स्थापना 1962 में हुई थी और इसका आदर्श वाक्य है शौर्य, दृढ़ता, कर्मनिष्ठा। आपने प्रवीण कुमार का नाम लिया, तो अब वो कहाँ हैं? उन्हें कोई नई जिम्मेदारी मिली है? जी हाँ, यहीं पर एक और बड़ी नियुक्ति है। प्रवीण कुमार अब सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के नए महानिदेशक बन गए हैं। अच्छा, तो आईटीबीपी से बीएसएफ, तो बीएसएफ के बारे में भी कुछ बता दीजिए। बीएसएफ की स्थापना 1 दिसंबर 1965 को हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और आदर्श वाक्य है जीवन पर्यंत कर्तव्य। और इनकी तैनाती कहाँ होती है? बीएसएफ पाकिस्तान और बांग्लादेश सीमा पर तैनात है, जबकि आईटीबीपी चीन सीमा पर। ठीक है। अब अर्थव्यवस्था की बात। नीति आयोग का निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 आया है। इसमें किस राज्य ने टॉप किया है? इस बार महाराष्ट्र ने तमिलनाडु को पछाड़कर शीर्ष स्थान हासिल किया है। अच्छा, तो महाराष्ट्र टॉप पर है। जी, बड़े राज्यों में महाराष्ट्र के बाद तमिलनाडु और फिर गुजरात है। और छोटे राज्यों में? छोटे राज्यों में उत्तराखंड शीर्ष पर है और केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू और कश्मीर। और इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर है कि भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। जी, नॉमिनल जीडीपी के हिसाब से हमने जापान को पीछे छोड़ दिया है। अब हमसे आगे सिर्फ अमेरिका, चीन और जर्मनी है। चलिए एक और नियुक्ति की बात करते हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये पद राकेश अग्रवाल को मिला है। राकेश अग्रवाल जी, ये हिमाचल प्रदेश कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं और 31 अगस्त 2028 तक इस पद पर रहेंगे। एनआईए की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 2009 में एनआईए अधिनियम 2008 के तहत हुई थी। अब वापस आईटीबीपी पे आते हैं। उन्होंने एक हेल्दी बॉर्डर अभियान शुरू किया है। ये किस राज्य के साथ मिलकर किया जा रहा है? ये अभियान उत्तराखंड में शुरू किया गया है। हेल्दी बॉर्डर अभियान मतलब इसका फोकस सीमावर्ती गांवों पर होगा? जी बिल्कुल, इसे स्वस्थ सीमा अभियान भी कह रहे हैं। इसके तहत पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी के 108 सीमावर्ती गांवों में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं दी जाएंगी। बहुत अच्छी पहल है ये। अब सीबीसी की बात करते हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग में नए सतर्कता आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? प्रवीण वशिष्ठ को नियुक्त किया गया है। प्रवीण वशिष्ठ? जी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इनकी नियुक्ति की है। और सीबीसी के बारे में बताएं तो इसकी स्थापना कब हुई थी? सीबीसी की स्थापना तो 1964 में हुई थी भ्रष्टाचार रोकने के लिए, लेकिन इसे वैधानिक दर्जा 2003 में मिला। अच्छा, चलिए अब पर्यावरण की ओर बढ़ते हैं। कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। ये किस राज्य में है? ये अभयारण्य राजस्थान में है। इको सेंसिटिव जोन घोषित होने का मतलब क्या होता है आसान भाषा में? इसका मतलब है कि अभयारण्य के चारों ओर 0 से 1 किलोमीटर तक का जो क्षेत्र है वहां कुछ गतिविधियों पर पाबंदी लग जाएगी ताकि पर्यावरण को नुकसान ना हो। अच्छा, ये अरावली पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है ना? जी बिल्कुल। और आज आखिरी सवाल, नेट जीरो ग्रीन फील्ड स्मार्ट शहर, ये सुनने में बहुत भविष्य की बात लगती है। भारत का पहला ऐसा शहर बनाने के लिए किस राज्य ने यूएई के साथ साझेदारी की है? ये साझेदारी तेलंगाना ने की है। तेलंगाना ने।
तो ये नेट जीरो शहर का मतलब क्या है? नेट जीरो का मतलब है कि शहर जितना कार्बन उत्सर्जन करेगा उतना ही सोख भी लेगा। अच्छा, मतलब पर्यावरण पर उसका कुल प्रभाव शून्य होगा, और ये भारत का पहला शहर होगा? जो शुरू से ही इन सिद्धांतों पर बनेगा। बहुत दिलचस्प। ये साझेदारी दावोस में हुई थी? जी, दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक के दौरान ये समझौता हुआ। अब हम प्रमुख राज्य आधारित घटनाएं, खेल से संबंधित घटनाएं और पुरस्कारों को समझेंगे। ओडिशा से एक खबर है जहां भारत की पहली क्रॉनिक किडनी डिजीज रजिस्ट्री लॉन्च होने वाली है। तो ये रजिस्ट्री क्या है और ये इतनी खास क्यों है? देखिए, ये इसलिए खास है क्योंकि ये पहली बार हो रहा है कि कोई राज्य पूरे प्रदेश में किडनी के मरीजों का एक डेटाबेस तैयार कर रहा है। अच्छा, अब तक हम सिर्फ अनुमान लगाते थे। तो इस रजिस्ट्री का मकसद है किडनी रोगों की असल, मतलब वो कितना फैला हुआ है, इसका पता लगाना। जब आपके पास सटीक डेटा होगा तभी तो आप सही तरीके से रोकथाम और इलाज के लिए नीतियां बना पाएंगे। ये एक बहुत ही दूरदर्शी कदम है। यानी ये भविष्य की स्वास्थ्य समस्याओं से लड़ने की एक तैयारी है। और स्वास्थ्य से जुड़ी एक और खबर है पश्चिम बंगाल से, जहां जनवरी 2026 में निपाह वायरस के कुछ संदिग्ध मामले सामने आए हैं। ये वायरस कितना खतरनाक है? निपाह काफी गंभीर वायरस है। ये एक जूनोटिक बीमारी है, मतलब ये जानवरों से इंसानों में फैलती है। खासकर चमगादड़ और सूअर से, है ना? हाँ, बिल्कुल। और इसका फैलाव संक्रमित जानवरों या दूषित खाने से होता है और इसमें मृत्यु दर बहुत ज्यादा होती है। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के बारासात में जो मामले मिले हैं वो एक तरह से हमें याद दिलाते हैं कि हमें ऐसी बीमारियों पर लगातार नजर रखनी होगी। और इसी कड़ी में महाराष्ट्र सरकार ने भी सिकल सेल एनीमिया को लेकर एक खास अभियान अरुणोदय शुरू किया है। ये क्या है? सिकल सेल एनीमिया एक जेनेटिक खून की बीमारी है जो कुछ आदिवासी समुदायों में ज्यादा पाई जाती है। तो महाराष्ट्र का ये अरुणोदय अभियान 15 जनवरी से 7 फरवरी तक 21 सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों में चलाया जाएगा। तो इसका मकसद है जल्दी पता लगाना और इलाज करना? जी, इसका मकसद है बीमारी का जल्द से जल्द पता लगाना, सही इलाज देना और धीरे धीरे राज्य को सिकल सेल मुक्त बनाना। ठीक है। स्वास्थ्य के बाद अब प्रशासन की बात करते हैं। झारखंड वाली खबर मुझे बहुत दिलचस्प लग रही है। राज्य बनने के लगभग 25 साल बाद वहां पेसा एक्ट लागू किया गया है। 25 साल, ये तो बहुत लंबा समय है। हाँ, बहुत लंबा समय है। तो इतने सालों की देरी क्यों हुई और अब इसे लागू करने से जमीनी स्तर पर क्या बदलेगा? देखिए, 25 साल की देरी के पीछे कई राजनीतिक और प्रशासनिक कारण रहे हैं, लेकिन अब इसके लागू होने से जो बदलाव आएगा वो ऐतिहासिक है। पैसा एक्ट जो 1996 में बना था, ये एक्ट आदिवासी क्षेत्रों में ग्राम सभाओं को आप कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा ताकत देता है। मतलब अब किसी गांव में कोई माइनिंग प्रोजेक्ट या फैक्ट्री बिना ग्राम सभा की सहमति के नहीं लग सकते। बिल्कुल, यही इसका सबसे बड़ा प्रभाव है। राज्य के 24 में से 13 जिलों में, जैसे रांची, खूंटी, गुमला में ये पूरी तरह लागू हो गया है। ये सिर्फ एक कानून नहीं, बल्कि सत्ता का एक बहुत बड़ा हस्तांतरण है जो सीधे तौर पर आदिवासी समुदायों को मजबूत करेगा। ये तो सच में एक बहुत बड़ा कदम है। अच्छा, अब शिक्षा की बात करते हैं। ओडिशा ने अमे पढ़ीबा आमा भाषा नाम की एक योजना शुरू की है। ये किसके लिए है? ये योजना 2 चीजों पर ध्यान देती है, महिला सशक्तिकरण और 3 से 6 साल के बच्चों की शुरुआती शिक्षा। मतलब छोटे बच्चों को उनकी मातृभाषा में ही सिखाया जाए, जिससे उनकी नींव मजबूत हो। और ओडिशा की एक और योजना का जिक्र है, स्वीकृति योजना। वो क्या है? हाँ, स्वीकृति योजना ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए है। इसके तहत अगर कोई माता पिता ट्रांसजेंडर बच्चे की देखभाल कर रहे हैं तो उन्हें हर महीने 1500 रुपए की मदद दी जाती है। और छात्रों के लिए भी कुछ है? जी, कॉलेज में पढ़ने वाले ट्रांसजेंडर छात्रों को 3000 रुपए महीने का भत्ता मिलता है। ये छोटी छोटी पहल समाज में एक बड़ा बदलाव लाती है। वाकई। अब जरा जमीन से आसमान की ओर चलते हैं। आंध्र प्रदेश ने होप आइलैंड पर एक स्पेस सिटी बनाने की घोषणा की है। क्या भारत अब प्राइवेट सैटेलाइट लॉन्चिंग का एक बड़ा अड्डा बनने जा रहा है? बिल्कुल, ये उसी दिशा में एक बड़ा कदम है। होप आइलैंड जो काकीनाडा के पास है, वहां एक सैटेलाइट लॉन्चिंग सुविधा बनाई जाएगी। इसका लक्ष्य है भारत को निजी उपग्रह प्रक्षेपण और स्पेस टेक्नोलॉजी का एक ग्लोबल हब बनाना। तो ये श्रीहरिकोटा के अलावा एक और लॉन्च पैड होगा? हाँ, ये ISRO के श्रीहरिकोटा के अलावा होगा और खास तौर पर नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल यानी NGLV के लिए होगा। अच्छा,
तकनीक के बाद अब कानून व्यवस्था। पंजाब पुलिस ने गैंगस्टर नेटवर्क के खिलाफ ऑपरेशन प्रहार शुरू किया है। क्या इस तरह के ऑपरेशन असरदार होते हैं? हाँ, देखिए, ऑपरेशन प्रहार का लक्ष्य सिर्फ छोटे-मोटे अपराधियों को पकड़ना नहीं, बल्कि 60 बड़े गैंगस्टरों के पूरे इकोसिस्टम को ध्वस्त करना है। उनके पैसे के स्रोत, उनके मददगार, सब कुछ। तो ऐसे ऑपरेशन अक्सर काफी असरदार होते हैं क्योंकि वो समस्या की जड़ पर वार करते हैं। और राज्यों से जुड़ी आखिरी खबर शोध के क्षेत्र से है। असम सरकार ने अटल विचल अग्रगामी योजना शुरू की है। इसमें क्या खास है? खास बात यह है कि ये योजना सीधे तौर पर रिसर्च और इनोवेशन में पैसा लगा रही है। इसका मकसद है पेटेंट, कॉपीराइट और नए विचारों को बढ़ावा देना। तो इसमें आर्थिक मदद कैसे दी जाएगी? इस योजना के तहत सामान्य शोधार्थी को हर महीने 25,000 रुपए और किसी खास विषय पर काम कर रहे शोधार्थी को 40,000 रुपए मिलेंगे। तो ये एक तरह से देश के टैलेंट में निवेश है। बिल्कुल, जब आप अपने देश के दिमाग में निवेश करते हैं तो भविष्य अपने आप बेहतर होता है। ठीक है, तो राज्यों की खबरों के बाद अब जरा खेल जगत की कुछ जरूरी घटनाओं पर नजर डालते हैं। जी, खेल की दुनिया में भी हाल ही में काफी कुछ हुआ है। सबसे पहले बजाज पुणे ग्रैंड टूर 2026 की बात करते हैं। इसका गुडविल एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी को बनाया गया है। ये भारत के लिए कितनी बड़ी बात है? ये बहुत बड़ी बात है। इसके साथ भारत पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रोफेशनल रोड साइकिलिंग रेस की मेजबानी करेगा और धोनी जैसे बड़े चेहरे का जुड़ना इस खेल को देश में एक नई पहचान देगा। अच्छा, और T20 वर्ल्ड कप 2026 के एम्बेसडर रोहित शर्मा हैं। ये हाँ, जो भारत और श्रीलंका में होगा। और खेल प्रशासन में भी कुछ बड़े बदलाव हुए हैं। भारतीय ओलंपिक संघ ने राष्ट्रीय ओलंपिक अकादमी को फिर से शुरू किया है और इसकी अध्यक्ष PT उषा बनी है। हाँ, ये अकेडमी 2018 में बनी थी पर कोविड के कारण बंद हो गई थी। अब इसे अहमदाबाद में फिर से शुरू किया गया है। तो इसका मकसद सिर्फ ट्रेनिंग देना है या कुछ और भी है? नहीं, इसका मकसद सिर्फ ट्रेनिंग देना नहीं बल्कि खेल का पूरा इकोसिस्टम तैयार करना है। इसमें कोच, स्पोर्ट्स साइंटिस्ट, मैनेजर सबको तैयार किया जाएगा और इसके निवेशक ओलंपिक पदक विजेता गगन नारंग हैं। अरे वाह, एक राजनेता और अभिनेता और अब एक प्राचीन जापानी मार्शल आर्ट में, ये तो काफी अनोखा कॉम्बिनेशन है ना? पवन कल्याण, जो आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, वो केंजित्सु सीखने वाले पहले भारतीय बने हैं। तो ये केंजित्सु है क्या? सिर्फ तलवारबाजी? नहीं, ये सिर्फ तलवार चलाने की कला नहीं है। ये मानसिक अनुशासन, नैतिकता और आत्मनियंत्रण पर आधारित एक पारंपरिक जापानी मार्शल आर्ट है। इसमें शरीर से ज्यादा मन का संतुलन जरूरी होता है। दिलचस्प है। अब दिमाग के ही एक और खेल शतरंज की बात करते हैं। आर्यन भारत के 92वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। हाँ, दिल्ली के आर्यन, उन्होंने आर्मीनिया में अंद्रानिक मार्ग्यान मेमोरियल टूर्नामेंट में ये खिताब जीता। भारत में शतरंज का कल्चर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और एक और दिग्गज खिलाड़ी विजेंद्र सिंह को एशियाई मुक्केबाजी परिषद का सदस्य बनाया गया है। जी, ये उनके लिए एक बड़ा सम्मान है। वो भारत के पहले ओलंपिक पदक विजेता मुक्केबाज है। अब रिंग के बाहर प्रशासन में उनकी भूमिका एशियाई मुक्केबाजी को दिशा देने में मदद करेगी। अच्छा, और भारतीय महिला फुटबॉल टीम को भी एक नई कोच मिली है, अमेलिया वॉलवर्डे। विदेशी कोच लाना कितना फायदेमंद रहता है? अक्सर ये फायदेमंद होता है। कोस्टा रिका की अमेलिया वॉलवर्डे अपने साथ नई तकनीक और रणनीति लेकर आएंगी। इसी तरह भारतीय महिला हॉकी टीम के कोच मिस्टर एस्ट जॉयड मॉरिच को भी फिर से नियुक्त किया गया है, जो उनकी सफलता को दिखाता है। एक तरफ नई नियुक्तियां तो दूसरी तरफ एक युग का अंत। बैडमिंटन की दिग्गज साइना नेहवाल ने संन्यास ले लिया है। हाँ, उनका संन्यास भारतीय खेल में एक युग का अंत है। लंदन ओलंपिक 2012 में उनका कांस्य पदक जीतना कितना बड़ा पल था? वो एक ऐतिहासिक पल था। उस पदक ने भारत में बैडमिंटन की तस्वीर ही बदल दी। वो पहली भारतीय शटलर थीं जिन्होंने ओलंपिक में पदक जीता। उन्होंने करोड़ों युवाओं को प्रेरित किया। सही बात है। अब कुछ टूर्नामेंट्स के नतीजों पर आते हैं। इंडिया ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? पुरुष एकल में चीनी ताइपे के लिन चून यी की जीत काफी अहम थी और महिला एकल में दक्षिण कोरिया की एन से योंग ने अपना दबदबा बनाए रखा। और घरेलू क्रिकेट में विजय हजारे ट्रॉफी? विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब विदर्भ ने जीता है। ये उनके लिए बहुत बड़ी जीत है क्योंकि ये विदर्भ का पहला विजय हजारे खिताब है। पहला? अरे वाह। जी, उन्होंने फाइनल में सौराष्ट्र जैसी मजबूत टीम को हराया। और सिर्फ यही नहीं, विदर्भ ने 2025 में ईरानी कप और 2024-25 की रणजी ट्रॉफी भी जीती। वो अब घरेलू क्रिकेट की एक नई ताकत बनकर उभरे हैं। चलिए, खेल की दुनिया से आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कारों की।
टोबी कियर्स को मिला है। हाँ, उन्हें ये सम्मान माइकोराइजल फंगी पर शोध के लिए मिला है। माइकोराइजल फंगी, ये सुनने में काफी जटिल लगता है। आसान भाषा में ये क्या होता है? इससे आप पौधों की दुनिया का इंटरनेट समझिए। इंटरनेट। हाँ, ये फंगस जमीन के नीचे एक विशाल नेटवर्क बनाता है जो पौधों की जड़ों को आपस में जोड़ता है। इस नेटवर्क के जरिए पौधे एक दूसरे को पोषक तत्व और खतरे की जानकारी भेजते हैं। टोबी केयर्स का काम हमें ये समझने में मदद करता है कि ये अदृश्य नेटवर्क हमारे पूरे इकोसिस्टम को जिंदा रखने के लिए कितना जरूरी है। पौधों का अपना इंटरनेट, ये तो कमाल है। और आज का आखिरी सम्मान है अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार। ये आरपीएफ की इंस्पेक्टर चंदना सिन्हा को मिला है। जी, उन्हें ये सम्मान बच्चों की तस्करी रोकने के लिए किए गए उनके जबरदस्त काम के लिए मिला है। अच्छा। इंस्पेक्टर चंदना सिन्हा ने रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों में कई बच्चों को तस्करों के चंगुल से बचाया है। ये पुरस्कार उनके साहस और उनकी सेवा को सलाम करता है। ये हमें याद दिलाता है कि असली हीरो हमारे बीच ही होते हैं।